हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों के एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के हैं उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल हो सकती है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने बच्चे दूसरे बच्चों के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इन वीडियोस का एक अच्छा लाभ मिल सके। और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब होता है, कैसे कैसे यहाँ पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, जैसे कि नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इसका, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर अगर हम लोग किसी भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जो कि लाइट मींस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलते हैं, तो जब हमें उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं मींस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं, तो वहां पर हमको हीटिंग इफेक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा, जब वो थोड़ी समय तक ग्लो करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो वो जो बल्ब की आउटर लेयर हो जाती है वो काफी हीट हो जाती है, गर्मी देने लगती है आपको। अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको वहां पे हीटिंग इफेक्ट दिखाई देगा। सेकेंड एग्जांपल पर आप कह सकते हैं कि आपके घर में हीटर्स होंगे, आप देखते होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो वहां पे हीटिंग ज्यादा होती है और आपको लाइट एनर्जी मींस हीट एनर्जी ज्यादा मात्रा में निकलती है और लाइट एनर्जी कम मात्रा में निकलती है। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके जनरली जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं आप लोग अपने घरों में यूज करते हैं, जब कभी भी उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराकर आप उनको यूज करते हैं, आप उनको चलाते हैं, 100% किसी में लाइट एनर्जी ज्यादा निकलती है, किसी में हीट एनर्जी ज्यादा निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिना हीटिंग किए हुए, बिना हीट प्रोवाइड किए हुए वो आपका इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बराबर मात्रा में चलता रहे। यही रीजन है कि जो चीजें कॉस्टली होती है, महंगी होती हैं, जिनके हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से टेम्परेचर बढ़ ना जाए इतना कि वो चीजें जल जाए, खराब हो जाए, उसके लिए बगल में अलग से एक फैन दिया रहता है जो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसके अंदर की जो हवा है उसको बाहर फेंकता रहता है, जिससे अंदर का जो टेम्परेचर हो वो बहुत ज्यादा बढ़ने ना पाए। इसी को हम लोग बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पुराना जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उसी को हम लोग एक कंबाइन वे में पढ़ेंगे। तो दुनिया में जो रूल्स कहते हैं, चाहे जूल्स रहे हो चाहे कैलोरी रहे हो, जिन्होंने भी वर्क की यूनिट दिया, हीट की यूनिट दिया, उन्होंने बताया कि जो हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है तो उस समय जितना अमाउंट किसी भी टाइप की एनर्जी हो, जैसे आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, अगर आप उसको हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी पूरी की पूरी हीट एनर्जी में ट्रांसफर होगी, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई वर्क करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, तो मीन्स जितना भी आपकी एनर्जी होगी उसी के हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, कोई वर्क कर पाएंगे। इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा ये यूनिवर्सल है कि जो वर्क होता है और जो एनर्जी होती है वो दोनों एक दूसरे के बच्चों इक्विवेलेंट होते हैं। ये जूल्स लॉ कहता है। कौन सा लॉ कहता है? जूल्स लॉ। कि अगर आपको वर्क करना है तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में जितना वर्क करना है उतना एनर्जी होना चाहिए, और अगर आपके पास एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर पाओगे, राइट? तो ये चीज आपको समझना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका वर्क डन होता है, वर्क होता है, वो हमेशा आपका जो एनर्जी होती, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब वर्क डन जो है अलग अलग एनर्जी के, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, बस अर्थे वो पूरा का पूरा वर्क डन उस एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, और ये यूनिवर्सल है, राइट? ये चीज आपको समझना है। उसी प्रकार से एक एनर्जी का फॉर्म जब दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होता है तो वहां पर भी ये दोनों चीजें मींस हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की इक्वल होगी, मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की इक्वल होगी। डिपेंड करता है आप किस एनर्जी को किस एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे जब आप किसी भी
इलेक्ट्रिक वायर में किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए, जैसे आपके पास एक बल्ब है, अगर आप इसको बच्चों ग्लो करोगे, मैं छोटी सी बात बताने की कोशिश करूं, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बैटरी लगाना पड़ेगा बच्चों, इसके बाद यहाँ पे एक अमीटर लगाना पड़ेगा बच्चों, इसके बाद यहाँ पे एक अमीटर लगाना पड़ेगा, और क्या लगाना पड़ सकता है बताओ मुझको। ये इसका बैटरी होगी जिसका वोल्टेज V होगा, ठीक है। तब इससे जाके करंट आपकी कितनी फ्लो होगी बच्चों, I फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इसमें करंट का तो फ्लो कब बन पाता है, जब इसमें चार्ज फ्लो होता है। तो मान लीजिए इस I करंट को जनरेट के लिए Q कूलाम का चार्ज क्रिएट हो रहा है। जब ये Q कूलाम का चार्ज इसमें फ्लो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्शन का इसमें फ्लो हो पाएगा, तब जाके इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। जब इस Q कूलाम के चार्ज को फ्लो कराओगे तो आप इसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इसमें आपका Q कूलाम का क्या होगा, चार्ज यहां से इस बैटरी से इस बल्ब तक पहुंच पाएगा, तब जाके ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो समथिंग अमाउंट पे आप यहां देख पाओगे कि आपकी हीट एनर्जी क्रिएट होगी आपको, और प्लस लाइट एनर्जी क्रिएट होगी। दो प्रकार की एनर्जीज आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, एक सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने देखा। तो अगर हमारे पास V वोल्टेज है, W वर्क डन है, Q कूलाम है, तो हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों, उसकी जो वैल्यू होती है वो वर्क अपान क्या होती है बच्चों, चार्ज होती है। ये चीज मैंने आपको पिछले दिनों क्या किया है, बताया है कि V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपान Q होता है। अब चूंकि आपको यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी क्रिएट होगी। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा के जो है क्या करते हैं, उसका यूज लेते हैं, तो क्या अमाउंट में हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। ये अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें थोड़ा सा, तो आप कहोगे कि सर W इज इक्वल टू हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाएगा। और यही जो वर्क हो गया, देखिए ये हम लोगों ने क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, यही हमारा वर्क डन हो जाएगा, वो एनर्जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एनर्जी के। अब चूंकि यहाँ पे हीट एंड लाइट के इक्वल है, ये हीट एंड लाइट एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। कहीं पे दूसरे फॉर्म में इक्वल होगा। मोस्टली जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो वहां पे हमेशा हीटिंग क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, हीटिंग क्रिएट होती है। इसलिए जनरली हम लोग इसको यहाँ पे किस एनर्जी के नाम से जानते हैं बच्चों, हीट एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू Q हुआ। इसी को हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं कि इन चीजों को जो आपने पीछे पढ़ा उसको यहां से कैसे रिलेट करोगे। इसमें सबसे बड़ी बात कुछ नहीं, बस ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जो जूल्स कहते हैं कि जो वर्क डन होता है बच्चों, वो हमारा एनर्जी के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। सबसे मेन पॉइंट ये समझने की जरूरत है। चलिए इसके बाद आपको पता है, आपने देखा है कि I जो करंट होता है वो रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, अब हम यहाँ पे फार्मूले को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हमारा Q की वैल्यू हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। आप यहाँ पे रख दो Q की जगह, तो आप कहोगे कि जो एनर्जी होगी, जो हीट एनर्जी होगी, जो वर्क होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V मल्टीप्लाइड बाई I मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। सारी चीजें एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, राइट। इसके बाद आपको एक फार्मूला और पता है, I इज इक्वल टू बच्चों V अपान R होता है ओम्स लॉ से। किससे बच्चों, ओम्स लॉ से। तो अगर आप I की वैल्यू बच्चों V अपान R रख दोगे तो E एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू I की जगह रख दो, तो आप कहोगे V इंटू I की जगह V अपान R इंटू बच्चों T हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे E इक्वल टू H इक्वल टू W इक्वल टू, तो आप कहोगे V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T अपान R हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं करना, जो पिछली फार्मूले थे, पिछली जो वैल्यूज थे, उनको बस एक दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफर करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको V रहेगा, करंट रहेगा, टाइम रहेगा, तो तीनों का इंटू कर दोगे। अगर आपको वोल्टेज रेजिस्टेंस देता है, आप जरूरी नहीं है कि इनको याद करिए, आपको सारे फार्मूले बेसिक क्लियर हो। W इक्वल टू V इंटू Q, I इक्वल टू Q अपान T, V इक्वल टू I R, तो आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद इसी फार्मूले में जहां पे अभी वोल्टेज था, टाइम था, रेजिस्टेंस था, अब मैं V गायब कर दूंगा। यहाँ पर जो V था उसकी जगह पर रख दूंगा डायरेक्ट I मल्टीप्लाइड बाई R रख दूंगा। आप कहोगे कि सर इसमें V इक्वल टू आई आर ओम सलाह से रखेंगे तो E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V की जगह I इंटू आर इंटू आई इंटू बच्चों T हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर RT। ये आपका हो जाएगा अगेन एक फार्मूला। आप देख पा रहे होंगे कि एक फार्मूले को जो आप लोगों ने अब तक पीछे पढ़ा उसी को अलग अलग फॉर्म में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आप इस चीज को यहां से आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मींस जो हीट एनर्जी आएगी आप किसी भी फार्मूले से, अगर आपको वोल्टेज करंट टाइम पता है तो ऊपर वाले फार्मूले से इसको अगर मैं नंबर 1 कहूं तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। वोल्टेज टाइम रेजिस्टेंस पता है तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। करंट रेजिस्टेंस टाइम पता है तो नंबर 3 से कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको वोल्टेज और चार्ज पता है तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो। जिसका जो मन है आप उस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद इस पे जनरली जो मेन फार्मूला बना आपका जो लास्ट पॉइंट का, जहां पे आप लोगों ने देखा E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। E इज इक्वल टू बच्चों H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे आप समझेंगे इस चीज को कि यहाँ पे आपने देखा कि हीट एनर्जी है, वर्क डन है, वो करंट का स्क्वायर है, रेजिस्टेंस के नॉर्मल है, टाइम के नॉर्मल है, ठीक है, मींस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में है। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों आपको भी पता, चाहे एनर्जी हो, चाहे हीट हो, चाहे वर्क हो, सबकी यूनिट बच्चों कितनी मानी जाती है, जूल मानी जाती है, ठीक है। और ये हमारी जो जूल यूनिट होती है वो हमारी एसआई सिस्टम की यूनिट होती है, या इसको एमकेएस सिस्टम के नाम से आप लोग जानते हैं। उसके एक यूनिट होती है एसआई या एमकेएस, जो आपकी यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी, हीट और वर्क की जूल कहते हैं। एक यूनिट आपने और पढ़ा होगा एनर्जी की, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप कहोगे हाँ सर हमने पढ़ा है, वो क्या होती है बच्चों, कैलोरी होती है, ठीक है। क्या होती है, कैलोरी। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जितने भी खाने वाले आइटम होते हैं उनमें कैलोरी लिखा होता है कि इस चीज को खाओगे तो इतने कैलोरी एनर्जी मिलेगी, इस चीज को खाओगे तो इतने कैलोरी एनर्जी मिलेगी। आप नोटिस करिएगा जब भी आप कोई सामान खरीदने जाओगे, चाहे चिप्स, चाहे नमकीन, चाहे बिस्किट, उसमें ये चीज आपको पीछे जो भी आपका चार्ट बना होता है उसमें ये चीज लिखी हुई मिलती है, इस चीज को खाने पर इतने कैलोरी आपको एनर्जी क्या मिलेगी, आपकी बॉडी कंजर्व करेगी। तो अगर हम लोग इस कैलोरी को जूल के साथ रिलेशन देखने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर जो एक कैलोरी की वैल्यू होती है वो लगभग 4.18 या इसी को 4.2 जूल हम लोग राउंड फिगर में कहते हैं। ये चीज आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। एक कैलोरी जो हमारा होता है 4.18 या 4.2 जूल के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि कैलोरी एनर्जी की बड़ी यूनिट है और जूल एनर्जी की छोटी यूनिट है। आपको कभी भी किसी कैलोरी को जूल में बदलना होगा तो आप उसको 4.2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या जूल है उसको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से आप डिवाइड कर दो। ये चीज आपको ध्यान से यहाँ समझने की जरूरत है। अब जो हमारा एक लास्ट ये फार्मूला आया है इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के लिए कि जो हमारा निकला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये सब वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। ऊपर का ये कहने का मतलब होता है कि आप देख पाओगे यहाँ से कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट समझेंगे तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इन द सेंस ये दोनों ऊपर ऊपर हैं। आपको पता होगा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल दोनों का मतलब कि अगर एक वैल्यू ऊपर है और एक वैल्यू हमारी ये मान लो इसके नीचे है, इसका मतलब ये होता है कि ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। अगर यही बी ऊपर हो जाता है इसका मतलब बी इंक्रीज करेगा तो ए इंक्रीज करेगा। यहाँ मैं ये समझाने चाह रहा हूं आपको। यहाँ पर ये दोनों ऊपर ऊपर है तो इसका मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको करंट को बढ़ाना है, अगर आप करंट पहले से 2 टाइम्स बढ़ा दोगे तो हीट उसके स्क्वायर में बढ़ जाएगी 4 टाइम्स। करंट अगर आप 3 टाइम्स से बढ़ा दोगे तो हीट उसके स्क्वायर में 9 टाइम्स से बढ़ जाएगी। यहाँ ये समझने की जरूरत है। तो अगर आपके पास एक ही बल्ब है, एक बार आपने उसमें हीट H1 क्रिएट की और उस समय करंट I1 थी बच्चों, एक बार आपने हीट H2 मिली, जब आपने बढ़ा दिया करंट I2, बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा, दोनों चीज है। तो उस समय आप देख पाओगे कि जो रिलेशन मिलेगा
H1 अपान H2 की वैल्यू बताओ कितना होगी, तो आप कहोगे कि सर I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2 स्क्वायर। ये आपका एक रिलेशन मिल गया कि जहां पर अगर आपसे बोर्ड पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अगर बताइए अगर आपने करंट को 2 टाइम्स कर दिया तो हीट में क्या चेंजेस होगा, या करंट को 3 टाइम्स कर दिया या 4 टाइम्स कर दिया, या आपसे ये कह दिया कि पहले हीट वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब था 9 जूल दे रहा था, फिर बाद में वो 16 जूल देने लगा, तो जो करंट होगा उसमें क्या चेंजेस होगा, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन अगर आप यहां से देखें तो आप कहोगे कि सर हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हीट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो आपको पता है पीछे भी मैंने बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि वहां पे हीट एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी। किस तरह से इंक्रीज करेगी वो मैंने वहां पे समझाया था। तो बस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि उसका रीजन होता है कि जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, वो तेजी से चलते हैं। तो आप जितना तेजी से चलोगे, मूवमेंट करोगे, उतना ही ज्यादा मात्रा में आपका फ्रिक्शन क्रिएट होगा और जिसकी वजह से करंट को चलने में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका सफिशिएंट अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी। ये यहाँ का लॉजिक होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर हीट एनर्जी बढ़ती है, घटाने पर घटती है। तो अगर पहले बार का कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका हीट H1 है, रेजिस्टेंस R1 है, ये H2 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो H1 अपान जो H2 की वैल्यू होती है बच्चों वो R1 अपान क्या होगा बच्चों, R2 होगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप करंट का वेरिएशन देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, आर फिक्स्ड। ये नहीं कि आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए या टाइम चेंज हो जाए, ये चीज फिक्स नहीं, फिक्स होना चाहिए। वहां पे जब आप रेजिस्टेंस को वेरिएट करोगे तो करंट और टाइम फिक्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें दिया रहेगा करंट एंड टाइम शुड बी कांस्टेंट, करंट एंड टाइम शुड बी कांस्टेंट बच्चों, ये ध्यान रखना है। तीसरा एक्सपेरिमेंट में आप देख पाए ये चीज, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सभी बच्चों को पता है कि आप जितने टाइम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे वो चीज उतना ही ज्यादा हीट करती जाएगी। अगर वो चीज पता करना है कि हमने 2 सेकंड की जगह अगर 4 सेकंड किया तो कितने टाइम्स हीट बढ़ गई, तो उस चीज को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि करंट एंड रेजिस्टेंस I एंड R कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा बच्चों, I एंड R कांस्टेंट होगा। तो H1 यहाँ पे T1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H2 यहाँ पे T2 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर H1 अपान H2 की वैल्यू हो जाएगी T1 अपान T2 के इक्वल हो जाएगी। ये आपका रिलेशन बना, ठीक है। यहां से आपके बोर्ड पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि किस तरह से आपका जो हीट होता है वो करंट के किस तरह से वेरिएशन में वेरिएट करता है, रेजिस्टेंस के किस तरह वेरिएट करता है, और जो हीट होता है वो टाइम से किस तरह से रिलेट करता है। तो ये मेन फार्मूला है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसी चीज को जूल्स ने बिल्कुल से प्रॉपर लैंग्वेज में स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का अगर करंट बढ़ाओगे तो हीट उसके स्क्वायर में इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वेरिएट करेगी, टाइम बढ़ाओगे तो हीट उसके टाइम जितने हिसाब से रेशियो में, जिस रेशियो में बढ़ाओगे उसी रेशियो में हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसीलिए इन तीनों चीजों को H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको सबसे पहले जूल के द्वारा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया। इसको जो है हम लोग जूल्स एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, हीटिंग लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, जूल्स एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यही जो तीन आपके वैल्यू निकली, जो आप सामने देख रहे हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये चीजों को स्पेशली इस तरीके से जैसे मैंने बताया, किसके द्वारा बताया गया, जूल के द्वारा बताया गया, इसलिए इनको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जूल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पर भी जो ये चीजें लिखी हुई हैं, अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पावर भी यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे कि पावर क्या होता है, बिल्कुल यहीं से रिलेट करती हुई चीज है। तो आपको ये फार्मूले मैं लिखा रहने दूंगा, है ना, और पावर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, राइट। तो ये आपको H इक्वल टू I स्क्वायर RT, एक ही फार्मूला लिखा हुआ है, बाकी सब हम लोगों ने रफ कर दिया।
तो आपको पता है कभी भी हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं तो हम लोग इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं कि कोई अगर पर्सन है या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितने टाइम में कितना कम काम कर पा रहा है। अगर आप कहोगे कि सर कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है, इसके मतलब उसके अंदर पावर ज्यादा है। अगर ज्यादा टाइम में कम काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर पावर कम है। ठीक है, तो इन द सेंस अगर पावर आपको डिफाइन करना है तो बहुत ही प्यारी सी डिफिनेशन है बच्चों, छोटी सी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड बच्चों पावर। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्सन के द्वारा कितना काम किया जा रहा है उसको हम लोग बच्चों पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पावर को जो सिंबल होता है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये P पावर हो गया, वर्क को हम लोग W से करेंगे, वर्क डन। वर्क डन WO बच्चों, वर्क डन ये हमारा W हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम T हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग पावर कहते हैं। सो सिंपल सी डिफिनीशन है, आपको समझ में भी आ गई होगी कि अगर कोई आदमी है कितने समय में कितना काम कर पा रहा है, दोनों का रेशियो ले लीजिए तो उसे पावर कहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि फिजिक्स में रेट का मतलब टाइम होता है, पीछे भी आई ये चीज, जहां मैंने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था वहां भी इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें पावर की, तो आप कहोगे सर वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। जो आपकी पावर की यूनिट होती है वो क्या होगी बच्चों, जूल अपॉन सेकेंड। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, वाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वाट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आपको 1 वाट डिफाइन करने के लिए कह रहा है, मैंने जगह जगह पर ये चीज को बताया है, तो आपको क्या करना है कि सर हमको वर्क जो है 1 जूल लेना है, टाइम हमको सर 1 सेकेंड लेना है, तो उस समय जो हमारा पावर होगा वो सर 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा, है ना। 1/1 1 वाट हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो उसमें 1 जूल का वर्क डन 1 सेकेंड में हो रहा है, तो उस समय 100% उसकी जो पावर होगी बच्चों वो कितना होगी, 1 वाट होगी। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। यहीं से आप लोगों को एक तो मैंने ये फार्मूला बताया, एक आपको याद होगा E इक्वल टू H इक्वल टू W इक्वल टू मैंने बताया था V इंटू I इंटू T बताया था। एक E इक्वल टू H इक्वल टू W इक्वल टू आपको याद होगा I स्क्वायर इंटू T अपॉन R बताया था। ये तीनों फार्मूले अभी मैंने थोड़ी समय पहले कहां से आए इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। अगर इनको मैं इनमें से टाइम सबसे हटा दूं, क्योंकि टाइम देखिए वर्क डन में टाइम को डिवाइड किया गया है तब जाके पावर आया है, तो आप कहोगे अगर पहले फार्मूले से पावर निकालना चाहो तो जितना वर्क डन है हमारा W की वैल्यू I स्क्वायर RT इंटू डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। वो ये W हो गया, नीचे T लिखा है तो T कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। ये पावर का पहला फार्मूला यहाँ पे बनता है I स्क्वायर इंटू R हो गया। ये नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पर अगर आप टाइम को डिवाइड कर दो तो आप ये कह पाओगे कि P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई बच्चों I हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। तीसरे फार्मूले में टाइम हटा दोगे तो आपका P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ये आपका तीसरे नंबर का फार्मूला होगा। ये आपके तीनों किसके फार्मूले निकले, पावर के फार्मूले निकले। तीनों ही बहुत ही प्यारे फार्मूले हैं। आप लोगों से बोर्ड पेपर में यहां से सवाल पूछा जाता है कि आपको किसी भी बल्ब का वोल्टेज दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, पावर पूछेगा, वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, पावर पूछेगा, या वोल्टेज पावर दे देगा, करंट पूछेगा। तो कुछ भी आपको दे करके कुछ भी आपसे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर रखना है। मेरी कोशिश है कि आप फार्मूले कम याद करें, इनको बनाना सीखे कि अगर कोई एक चीज हमको दी है तो उससे हम लोग दूसरी चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेन फार्मूले जरूर याद करना पड़ेगा, जैसे I इक्वल टू Q अपॉन T है, V इक्वल टू W अपॉन Q है, V इक्वल टू IR है। ये 3 फार्मूले हैं और तीनों ही फार्मूले से सारी चीजें हमारी जितनी भी मैंने अब तक बताया सारा कुछ क्या हुआ है यहाँ पे डेराइव हुआ है। तो
तो आप वहां से चीजों को बनाना सीखिए, ना कि आपको रटना है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, और अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश कर सकते हैं तो यहाँ पर चीजों को आसान तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर यहीं पे हमारा पावर जो है खत्म होता हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले जो वीडियो होगी उसमें हीटिंग इफेक्ट्स में जो भी चीजें होती हैं और भी थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें फ्यूज उसके बारे में, फ्यूज रेटिंग के बारे में, फ्यूज किन चीजों से बना होता है और किस प्रकार से आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, इस चीज को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको निकालने की कोशिश कराऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से, जैसे आप लोग देखते होंगे मीटर में पता चल, आप अपने घर में लगी हुई एक एक चीज का ये पता कर सकते हैं कि उस चीज के द्वारा कितनी लाइट आपकी पर डे कंज्यूम हो रही है या पर मंथ में कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो मीटर की रीडिंग कभी 45 यूनिट, कभी 50 यूनिट, कभी 70 यूनिट है, किस तरह से पहुंच पाती है। और इसी के साथ फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो के बाद टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, और इसके बाद हम लोग जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है 20-30 उनको करने की कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में, और ये हमारा चैप्टर यहीं पे बच्चों फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चीजें समझ में आ रही हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सपोर्ट करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इन वीडियोज का अच्छा लाभ मिल सके। कोई भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें, 100% आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एकेडमिक चैनल है, बिल्कुल वही चीजें बताई जा रही हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से और आपके प्रेजेंट टाइम के सिलेबस में जो चीजें दी हुई है, ये चीज मेरे द्वारा जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वीडियोस बताई जा रही है, लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनका आप बेहतरीन तरीके से लाभ ले पाए। बहुत बहुत आपको थैंक यू।